हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सिंपल एडिशन, जिसको हम लोग कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म में हम दो सदिश का सदिश योग कैसे निकालते हैं। इसके पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म में हमने पढ़ा है, यानी कि किसी भी वेक्टर का हम लोग एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ज्ञात करते हैं तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। और कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसको हम साधारण रूप से कैसे ऐड करते हैं, तो हम दो मेथड जानेंगे। हालांकि एक उसको जो प्रूफ करेंगे, एक तरह से ग्राफी विधि से उस चीज़ का फील लेंगे, यानी कि उसको प्रूफ करेंगे। हालांकि कार्टेशियन फॉर्म का एडिशन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका सिंपल एडिशन पढ़ेंगे, और इस टॉपिक पर यानी इस पे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कार्तीय रूप में दो सदिशों का सदिश योग, जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, यानी हम ग्राफ यहाँ बनाए हैं, ग्राफी मेथड से उसको हम लोग जो है प्रूफ करेंगे और एक सिंपली प्रूफ करेंगे, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से इसका प्रूफ देंगे हम लोग, ठीक है ना। सिंपली अगर हमको ये इसका ये पूछे कि आर क्या होगा, इसका परिणामी सदिश क्या होगा, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए और बी, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये कंपोनेंट है एक तरह से इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरह सिंपली कैसे जोड़ा जाता है कि जो एक्स एक्स कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ ले लिए जाते हैं और वाई वाई वाला एक साथ ले लिया जाता है। तो ए एक्स आई क्या, बी एक्स आई क्या, प्लस ए वाई जे कैप, बी वाई जे कैप। सिंपली हम लोग आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो ये हो गया हमारा सिंपल एडिशन, यानी आपको एक्स कंपोनेंट को एक साथ, वाई कंपोनेंट को एक साथ, जेड कंपोनेंट को एक साथ, मतलब इसके साथ अगर जेड कंपोनेंट भी रहे तो जेड वाले को एक साथ जोड़ लिया जाता है, ठीक है ना। ये सिंपल एडिशन होता है, और इसको हम ग्राफ मेथड से भी इसको फील लेंगे, यानी इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ग्राफ से कैसे करते हैं। यानी हम उसका कंपोनेंट लेते हैं, तो देखिए इसका जो हम कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, तो वो आएगा क्या, ए एक्स, क्या आएगा, ए एक्स आएगा, ठीक है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। वेक्टर बी, ठीक। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ए एक्स आएगा, और इसी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ए वाई आएगा, ठीक है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वाई आएगा, और वेक्टर के रूप में बात करें तो ए वाई आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे इस वेक्टर का, ये जो हमारा बी वाला वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, यहां से इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ए आएगा, बी एक्स, और उसी तरह से इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा इसका, तो ए आएगा, यहां से देखा जाए तो ये आएगा बी वाई, ठीक है ना। अगर हम लोग एक सिंपल एडिशन यूज करें जो त्रिभुज मेथड का होता है, कि पहले दो वेक्टरों को ऐड करते हैं जिसका परिणामी जो होते हैं, जैसे ये त्रिभुज की दो भुजाओं को क्रम से लिया जाता है, तो इन दोनों का परिणामी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में बताती है, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है विपरीत क्रम में ये आर को बताएगी, ये वेक्टर आर है, ठीक। अब यहां पर देखिए इस वेक्टर का भी अगर हम कंपोनेंट लें तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा इस वेक्टर का कंपोनेंट, जिसको हम लोग आर एक्स कहेंगे,
और इस डायरेक्शन में आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर वाई कहेंगे। ठीक है ना, आर एक्स आर वाई, यानी कि इसका अगर हम पैरेललोग्राम मेथड लें, अगर इसको हम लोग अगर इसको पैरेललोग्राम से पूरा करें तो यही तो है वेक्टर जो यहाँ से होकर के जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये आता है आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक, और आर एक्स की बात करें तो क्या होगा, आर एक्स है जो है ए एक्स बी एक्स के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये यहां तक है और बी एक्स इतना है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। और आर वाई जो होगा वो हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, इसको लिख सकते हैं बी वाई जे कैप। उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन लगा दो तो वेक्टर मिल जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक्स एक्स को एक साथ, यानी आई कैप कॉमन ले लीजिए तो ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप बाहर हो जाएगा और यहाँ से ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा और जे कैप बाहर हो जाएगा और सिंपली ये हमारा मिल गया। यानी ग्राफिकल तरीके से भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ग्राफिकल तरीके से हमने एक तरह से इसका प्रूफ दे दिया और फील भी दे दिया एक तरह से कि कैसे ये हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी हम इस तरह का एडिशन करेंगे तो एक्स कंपोनेंट को एक तरफ जोड़ लेंगे, वाई कंपोनेंट को एक तरफ जोड़ लेंगे और जेड कंपोनेंट को एक तरफ जोड़ लेंगे। इसी में अगर जेड बढ़ा देता है, एक ठो और बढ़ा देता है यहाँ प्लस करके, यहाँ पे ए जेड के कैप बी जेड के कैप करता तो उसको एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ग्राफी विधि से इसका प्रूफ भी दे दिया। तो अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिशन करेंगे। अगर मान लीजिए इसी में अगर हम यहाँ पर हो जाता, क्या हो जाता, यानी कि ए जेड के कैप हो जाता और यहाँ पे मान लीजिए बी जेड के कैप हो जाता, तो जो आर होता उसका रिजल्टेंट जो होता वो ए एक्स बी एक्स आई कैप हो जाता प्लस ए वाई बी वाई जे कैप हो जाता और ए जेड बी जेड के कैप हो जाता। ये हो जाता अगर ये दो चीज बढ़ जाती। ठीक है ना, तो ये था कार्तीय रूप में दो सदिशों का सदिश योग। अब चलिए हम लोग आगे इसी पर रिलेटेड 4 5 6 सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, बेहतर ढंग के सवाल करेंगे जो अक्सर कंपटीशन लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। तो चलिए इस पे आधारित हम लोग पहला सवाल लेते हैं। इस पे आधारित हमारे 2 सवाल जो हमने लिया है वो आपके सामने है। पहला सवाल है, बहुत सिंपल है, दोनों सवाल सिंपल है। तो पहला दिया है कि वेक्टर है a इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, b वेक्टर जो है 3j कैप माइनस के कैप और c जो है 6i कैप और माइनस 2k कैप है। तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे कि v वाले वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमको ये निकालना, हम पहले का हल बता रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये हमको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपली हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए हम सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, जे कैप। ठीक, आगे माइनस लगा देते हैं और क्या करते हैं, तो आगे माइनस बी है तो सब में -2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक बार लिख देते हैं। 2b का मतलब 2 से गुणा करेंगे, या तो 2 3 6 जे कैप और -2k कैप हो जाएगा। ठीक, और प्लस c 3c है, c में 3 से गुणा करके लिखते हैं। 6 3 18 आई कैप और माइनस 6 दूनी 12, 3 दूना 6, ये क्या है 6 3 18 और 3 दूना 6 के कैप। ठीक है ना, अब सिंपल क्या करते हैं, इसका माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस ये जे कैप है और ये प्लस 2k कैप हो जाएगा प्लस 18 आई कैप और -6k कैप। तो अभी हमने कहा था कि आई को 1 में ऐड करना है, जे को 1 में और के को 1 में ऐड करना है।
तो आई यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 और 18 मिलकर के कितने हो जाएंगे 20 आई कैप। ठीक है, जे जे यहाँ पे है, तो देखिए जे केवल 2 जगह पे है, तो ये 6 माइनस और ये प्लस है तो -5 जे कैप हो जाएगा। 2 और 6 तो माइनस वाला बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 के कैप। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है ना, बिल्कुल क्या था, सिंपल। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, बस अब इसमें क्या करना था, और बी में 2 से सी वाले वेक्टर में 3 से गुणा करके सिंपली ऐड करना था। तो ऐड में क्या, आई आई एक में जोड़ना है, जे जे को एक में, के को एक में जोड़ना है। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दूसरा सवाल ये कह रहा है कि एक सदिश है यानी वेक्टर ए है जिसका परिमाण यानी जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, परिमाण की जगह लंबाई भी ले सकता है, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश में प्लस एक्स एक्स से 60 डिग्री पर है। पहले हम चतुर्थांश बना देते हैं, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है, ये प्लस एक्स एक्स और ये इधर क्या है प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ठीक है ना, ये मूल बिंदु है। से वो वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स एक्स से 60 डिग्री पर है और ये 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है। और v जो है जिसका भी लेंथ 2 ही सेंटीमीटर है, चौथे में चतुर्थांश में एक्स एक्स से नीचे है 60 डिग्री पर, ये भी 60 डिग्री है और इसकी भी लेंथ क्या है 2 ही सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ठीक है ना, ये बताना है। तो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में हम बताएंगे, क्योंकि जब किसी एंगल पर कोई वेक्टर दिया है तो हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाल कर ही सिंपली एडिशन करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, अगर कोई वेक्टर बिल्कुल वाई कम डायरेक्शन में है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, ऐसा पीछे आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो अब ये दोनों वेक्टर जो है किसी एंगल पे है, जिसका हम लोग सिंपली कंपोनेंट निकालेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, कार्टेशियन फॉर्म में लेकर के ही उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो पहले वेक्टर ए निकालने होगा क्या, ठीक है ना। तो देखिए इसका इस डायरेक्शन में, देखो ये वाली साइड से ये एंगल लगा है तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 cos 60, 2 cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1, और एक तरह से देखा जाए तो इस डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म लिखें तो 1 आई कैप, ठीक है ना, यानी इधर 1 हो जाएगा। और इसका इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो 2 sin 60, 2 sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3.2, यानी ये हो जाएगा √3 जे कैप, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में देखा जाए। अब इसका देखिए, इसका इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये काशी में आएगा, भाई इस डायरेक्शन में ले रहे हैं क्योंकि एंगल इसी से लगा हुआ है तो काश में आएगा, ये भी हो जाएगा 2 cos 60, यानी ये cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, यानी कि यहाँ पर भी केवल आई कैप ही आएगा, ठीक है ना। आई कैप एक डायरेक्शन में हम जुड़ जाएंगे, और इसका जो इसके लंबवत डायरेक्शन में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 sin 60, ये हो जाएगा 2 √3/2 यानी √3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन नीचे है तो ये हो जाएगा -√3 जे कैप वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए अब ए वेक्टर क्या है, उसका अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए का यानी कि हम लिखेंगे कि इसके 2 कंपोनेंट हमने लिया था ना वेक्टर ए का, तो एक में आई कैप आया था और एक में √3 जे कैप आया था, तो यहाँ पे 1 आई कैप लिखेंगे और √3 जे कैप लिखेंगे। उसी तरह से बी का हमने 2 कंपोनेंट लिया था और इनका एडिशन उस वेक्टर के बराबर होता, हमने करके भी दिखाया था। तो इसका इस डायरेक्शन में तो आई कैप ही आया था, लेकिन उधर जो दूसरा कंपोनेंट है वो माइनस में आया था √3 जे कैप। यानी अब हमको अगर प्लस ए प्लस बी लेना है तो आई को एक साथ में जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 2 आई कैप हो जाएगा, और ये देखिए प्लस माइनस सेम है, ये कट के हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो यानी हमें जो मिला वो ये मिला 2 आई कैप,
यानी कहने का मतलब होता है कि वो उसका a प्लस बी का जो परिणामी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, 2 होगा। यानी कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो ओनली वो x डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। और आप देख भी सकते हैं, फिगर से भी देख सकते हैं कि ये दोनों एक डायरेक्शन में है, कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट सेम है और विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, तो आई 2i हो गया। और ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो सारा मैग्नीट्यूड किधर काम करेगा, एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसलिए रिजल्ट ये आया। ठीक है ना, यानी कि दो मैग्नीट्यूड आएगा प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इस दोनों वेक्टरों के जो एंगल पे दिए थे कंपोनेंट निकाले, कंपोनेंट के साथ उनका आई जे फॉर्म में यानी कार्टेशियन फॉर्म में रखा, फिर उसको सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, हम अगला सवाल लगाते हैं कि दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस बी ज्ञात करना है यदि वेक्टर ए एक्स एक्स के साथ 37 डिग्री और बी माइनस एक्स एक्स से 53 डिग्री का कोण बनाते हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जहाँ पे वेक्टर ए का सदिश ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का 10 यूनिट मात्रक जो भी है दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें एक बार ए प्लस बी निकालना है, एक बार ए माइनस बी। तो जरूरी है कि पहले हम ए और बी को कार्टेशियन फॉर्म में निकालें, उसके कंपोनेंट निकालें। तो चलिए हम पहले 37 वाले का बनाते हैं फिगर। तो ये वेक्टर है और ये 37 डिग्री पर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 है। तो इसका कंपोनेंट देखिए, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है। इसका इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 cos 37 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये 5 गुणे, अब cos 37 के लिए एक फेमस ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन, कि अगर ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है, तो ये अगर एंगल 3 के सामने छोटे के साथ 37 होता है और बड़े के साथ क्या होता है, 53 डिग्री होता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो ये 53 होगा और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 37 होगा। तो यहाँ से अगर हम cos की बात करें तो cos 37, cos बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 यानी 5 कट जाएगा यानी बचेगा 4। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 4 होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये 4i है। उसी तरह से इधर है 5 sin 37 है, तो sin 37 की बात करें तो लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। तो इधर बात करें तो हो जाएगा 3/5, 5 कट जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड 3 होगा लेकिन वेक्टर फॉर्म में 3j कैप। तो अब यहाँ से हम वेक्टर ए लिखें तो ये आएगा 4i कैप और प्लस 3j कैप। ठीक है ना, अब बात करते हैं v की। तो v की बात करने के लिए आप आइए यहाँ पे जो है ये 53 डिग्री बना रहा जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये 53 डिग्री है और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो देखिए ये जो है इससे लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, कॉस बनेगा, ठीक इसके ऊपर क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 cos 53 और इधर लिखेंगे ठीक 10 sin 53। अब देखिए, अब हम वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 10 cos 53। तो यहाँ पे देखिए 10 गुणे cos, तो cos 53 के सामने ये वाला लंब हो जाएगा, तो आधार का काम ये करेगा। तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है यानी कि 3/5, 5 दूनी 10, यही होगा भाई। ये इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो ये आधार हो गया 3/5, 5 दूनी 10 यानी कि 2 ऊपर रहेगा, तो 2 तिया 6। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज हुआ, उस तरह से इसको हम लोग कहेंगे -6i कैप, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसी तरह से इधर चलें तो इधर है 10 sin 53। तो देखिए ये लंब है, लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5, तो 5 दूनी 10 यानी ये हो जाएगा 8।
यानी इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा 8 प्लस आई कैप हो जाएगा, सॉरी इधर नहीं ऊपर, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में 8 जे कैप, ये प्लस फॉर्म में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से बी को देखें कार्टेशियन फॉर्म में तो आएगा क्या, -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब आराम से इसको जोड़ घटा सकते हैं सिंपली। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो आई एक साथ जोड़ देंगे। देखिए 4 -6 है तो -2 आई कैप हो जाएगा और ये 8 3 11 जे कैप हो जाएगा। उसी तरह से a माइनस बी लेना है तो a माइनस बी का मतलब हुआ कि ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, अब -2 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ठीक है ना। 11 ही होगा ना, नहीं सॉरी 8 3 8 है ना, ये 4 6 है, हमने क्या लिखा 4 3 है 6 8 है, ये 8 है और -6 आई कैप। अब देखिए ये 4 आई कैप हो जाएगा प्लस 3 जे कैप माइनस प्लस 6 आई कैप हो जाएगा -8 जे। अब देखिए आई जोड़ देंगे 6 4 10 आई कैप, अभी -8 बड़ा है घट जाएगा तो ये जाएगा -5 जे कैप। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हड़बड़ी में नहीं काम करना है, बहुत सोच समझ के अगर करेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई वेक्टर जब किसी एंगल पे है तो समझ लीजिए उसका वियोजित पार्ट निकाल करके उसको ऐड कर देना। अगर जैसे हमने सिंपली जोड़ते थे कि जब कोई वेक्टर एक डायरेक्शन में होता तो उसको जोड़ लिया, विपरीत डायरेक्शन में होता तो घटा लिया। आप किसी एंगल पे है तो हम उसके कंपोनेंट लेंगे और सारे कंपोनेंट जो एक डायरेक्शन में उसको एक साथ जोड़ेंगे, वाई डायरेक्शन वाले को एक साथ जोड़ेंगे, जेड डायरेक्शन वाले को एक साथ जोड़ेंगे। फिर जब आपस में जोड़ना होगा तो वही आई एक साथ जुड़ जाएगा, वाई एक साथ जुड़ जाएगा, जेड वाला एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे और ये वाली चीज तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल ये है जो कि एक अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक वस्तु जो कि संतुलन अवस्था में है जिस पर 3 बल कार्यरत हैं F1 F2 F3, जबकि F1 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया है, F2 का 6 न्यूटन दिया है, F3 पता करना और थीटा का मान ज्ञात करना है जैसा कि फिगर में बताया हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि फिगर में क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है ना। ये हमको कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0, यानी कहने का मतलब है कि F नेट क्या होगा इक्वल टू 0, या ये कह लें कि उसका जो रिजल्टेंट है, अगर यानी कि अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसमें सभी फोर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं है, उसका रिजल्टेंट कुछ है तो वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगी। एफ नेट को ही रिजल्टेंट 0 कहते हैं। तो जैसे ये R जो है इसके 0 होने का मतलब है कि इसके जो कंपोनेंट है ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट का x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, 0। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो Rx इक्वल टू 0, Ry इक्वल टू 0। हमें Rx और Ry 0 के इक्वेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए F1 की बात करें, यानी कि इसका हम 2 कंपोनेंट निकालेंगे। तो Rx का मतलब I कंपोनेंट इधर, तो इसका इस डायरेक्शन में देखो cos हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 37 यानी 10 cos 37, यानी cos 37 की वैल्यू ये इस तरह से निकाल सकते हैं। ये अगर 37 होगा तो ये 3, और अगर 53 है तो ये 4 5। तो आधार बटे कर्ण होता है तो 4/5, 5 दूनी 10 यानी कुल 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8, यानी अगर उसके फॉर्म में कहीं इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या 10 sin 37। ये हो जाएगा 10 गुणे sin 37 का मतलब 3/5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा 6, यानी इसका मैग्नीट्यूड 6 हो गया। उसी तरह से इसके 2 कंपोनेंट निकाल लें। इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक तरह से F2 6 cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 10 sin थीटा, 10 sin थीटा।
तो आर एक्स का मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हमें निकाले तो दो कंपोनेंट है, देखिए 6 है और ये क्या है -6 साइन थीटा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है जिसका रिजल्टेंट भी जीरो है। यानी आप कह सकते हैं कि 6 - 6 साइन थीटा इक्वल टू क्या है, जीरो। यानी कहने का मतलब आर एक्स इक्वल टू ये, तो आर एक्स जीरो है। तो यहाँ से देखिए भाई आर एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में होते तो जोड़ देते, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में तो घटा देंगे, जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। यानी 6 साइन थीटा इक्वल टू 6, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 6/6 मेरा 1। तो 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा क्या हो, 90 डिग्री, यानी हमें ये वाला 90 मिल गया। अब आर वाई इक्वल टू 0 है, तो आर वाई वाई कंपोनेंट में देखिए कौन कौन है। तो ये इधर देखो y डायरेक्शन में कौन कौन आते हैं, y डायरेक्शन में आता है 10 साइन 37 की वैल्यू हमने निकाला था ना y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में तो ये 8 आया था, ठीक है 8। इसका y डायरेक्शन है -6 साइन थीटा, और ये देखिए y डायरेक्शन में ये फोर्स है तो इसका x कंपोनेंट में 0 हो जाएगा। इस कोई वेक्टर जब किसी एक डायरेक्शन में होता है तो उसके लंबवत वाला घटक 0 होता है। तो इसका y के डायरेक्शन में है तो इसका x कंपोनेंट तो होगा नहीं, y डायरेक्शन में ही है। तो मैं, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, -j में है, तो इसलिए F3 लिखा जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू तो अभी हमने पता कर लिया 90 होता है, तो यहाँ पे सॉरी साइन नहीं होगा, ये कॉस होगा ना। इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 6 कॉस थीटा। तो यहाँ पे 6 कॉस थीटा, तो cos 90 का मान 0, तो 8 - F3 इक्वल टू 0, तो F3 की वैल्यू हो जाएगी 8। हमने मैग्नीट्यूड वाइज बात की है, चाहते तो हम यहाँ पे आई कैप लगाते तो आई कैप कॉमन हो जाता तो वो तो 0 होता नहीं, चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 आई कैप -6 साइन थीटा आई कैप इक्वल टू 0। तो आई कैप तो कॉमन हो जाता ना, तो ये तो 0 है नहीं, तो यही 0 होता, तो वही काम की। तो इसका मतलब है कि F3 जो हमारा आया वो 8 न्यूटन आया और थीटा है 90 डिग्री। तो रियल में फोर्स कैसे लग रहे हैं, वो इस तरह से लग रहे हैं। अब देखिए रिजल्टेंट 0 आएगा भी, यानी कहने का मतलब है कि एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर जो है 8 न्यूटन का लग रहा है, इधर क्या है 6 न्यूटन का लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, और इस 10 को जो कैंसिल कर देगा, क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। 8 और 6 का परिणामी 10 होगा, निकाल कर देखिए तो 10 एक दूसरे कैंसिल, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। क्या है, इक्विलिब्रियम में। देखिए अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मान के चलिए कि उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स का मतलब उसका रिजल्टेंट 0 है, और रिजल्टेंट का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ये भी एक आवश्यक शर्त है कि उस रिजल्टेंट का y डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए, और x डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट हैं वो 0 होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं। अगला सवाल ये दिया हुआ, फिगर में दिया हुआ है, इस तरह के किसी बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि F1 और F2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये फोर्स F3 दे दिया है और ये F4 है, ये 1 न्यूटन है 2 न्यूटन है, ठीक है ना। ये प्लस x एक्सिस है और ये प्लस y एक्सिस मान लेते हैं, माइनस x है, ये माइनस y एक्सिस है। तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू निकालना है और दो फोर्स इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये संतुलन में है। क्या है, संतुलन में। तो संतुलन में है तो कहने का मतलब F नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 0, मतलब RX इक्वल टू 0, या इसका मैग्नीट्यूड कह लें 0। उसी तरह से RY इक्वल टू 0, या इसका मैग्नीट्यूड कह लें 0, ठीक है ना। तो ये चीज फॉलो होंगी, ठीक है। अब हम वही RX निकालेंगे, मतलब इन फोर्सों का, सारे फोर्स को का X कंपोनेंट निकालेंगे और फिर सारे फोर्स का Y कंपोनेंट निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड को। तो देखिए हम फोर्स F ले रहे हैं, तो देखिए फोर्स F1 का जो फोर्स F1 है ये सिर्फ X डायरेक्शन में है,
तो इसका y कंपोनेंट तो 0 होगा, तो ये F1 हो गया। ठीक है, चलिए अब फोर्स F2 है, तो F2 सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो इसका F कंपोनेंट जो है, कहने का मतलब है कि F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस 4 का x कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए F1x यही तो मालूम करना है, और 2 का ये तो 0 होगा क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो इसके लंबवत कंपोनेंट 0 होगा। अब बात करते हैं F3 की। F3 का देख लीजिए x कंपोनेंट क्या होगा, तो हो जाएगा 1 cos 45, यानी कि हो जाएगा 1 गुणे 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब आ जाइए 4 पे, तो ये 2 है, तो 2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तो y में होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, साइन के रूप में हो जाएगा, तो 2 sin 45 यानी 2 1/√2, ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए माइनस में होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस आई कंपोनेंट होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखिए F1 प्लस 1/√2 और ये माइनस इधर चला जाएगा 2/√2, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं √2 1/√2, यानी ये √2 हो जाएगा, और F1 बराबर हो जाएगा, ये √2 है माइनस 1/√2। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 माइनस 1/√2 यानी 1/√2, ये F1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y इक्वल टू 0 होगा। अब सारे कंपोनेंट y देखिए, F1 सिर्फ डायरेक्टेड है x डायरेक्शन में, तो इसका y कंपोनेंट तो 0 है पहले से। चलिए F2 है, ये y डायरेक्शन में है लेकिन माइनस में है, तो ये हो जाएगा, इसी को तो पता करना, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस j डायरेक्शन में है। अब चलिए F3 का y डायरेक्शन में होता है ये, अगर हम यहाँ इसका हमने ये 45 है, तो चूंकि इसी डायरेक्शन में तो दोनों सेम आता है, तो इधर हम चलेंगे तो cos 45 आएगा। अगर इसी का लेते तो इधर साइन होता उधर cos होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो इस साइड में तो वो साइन 1 sin 45, यानी कहने का मतलब होता है अगर थर्ड का देखें तो 1/√2 हो जाएगा। अब 4 की बात करें तो 4 तो ये 45 है, इस डायरेक्शन में cos आएगा, इस डायरेक्शन में sin आया, ये प्लस में आएगा, क्या आएगा, cos 2 1/√2 यही आएगा, और ये हो जाएगा 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये उधर चला आएगा, बाकी इधर ही रहेगा, तो 1/√2 ये प्लस में रहेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2, अभी हमने लिखा था यहाँ पे ये 1/√2, तो F2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2/√2, यानी कि ये भी अगर फोर्स देखा जाए तो सीधे सीधे जुड़ गया, तो इसको भी लिखा जाए तो ऐसे 2, तो ये कट जाएगा, √2 आएगा, यानी F2 आएगा √2, और F1 जो आएगा 1/√2 आएगा। F1 क्या आ जाएगा, 1/√2 आएगा, और F2 आएगा √2, ठीक है ना। तो इधर जो ये फोर्स आएगा 1/√2 आएगा, इधर वाला फोर्स जो आएगा वो √2 आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप सवालों को आराम से लगा सकते हैं, ये अपने माइंड में बिठा के रखिए, ये कंडीशन होती है किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम होने की, ठीक है ना। आगे वाले चैप्टर में आप जब दृढ़ पिंड पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो एक सवाल है जिसका स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सवाल हम समझा दे रहे हैं क्या सवाल है। सवाल है कि दो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्स किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल लग रहे हैं, जिसका रिजल्टेंट दे रखा है 10 न्यूटन, और फिर किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं 90 डिग्री पर, कितने लग रहे हैं, जिसका रिजल्टेंट दे रखा है 50 न्यूटन 50 न्यूटन।
ठीक है ना। दो बॉडी है जिसपे फोर्स F1 F2 लग रहा है, एक बार लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ रहा है, और एक बार लग रहा है 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट आ रहा है 50 न्यूटन। तो बताना है कि F1 F2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये पहले कथन से क्या होगा, मान लेते हैं अगर कोई फोर्स एक बड़ा है, मान लिया F1 बड़ा है, तो F1 माइनस F2 क्या हो जाएगा, ये R है और ये क्या है 10 न्यूटन। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो फोर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, रिजल्टेंट उधर ही काम करता है। तो हम लोग इस डिफरेंस को इस तरह से दिखाते हैं ऐसे, तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाते हैं। तो ये मान लीजिए कि F1 माइनस F2 जो है 10, यानी एक समीकरण मिल गया। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों फोर्स 90 डिग्री पर, जिसका रिजल्टेंट 50 डिग्री है। तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरियन से, या ये वाला लगाइए, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, यानी ये हो जाएगा 50 और अंडर रूट में क्या है F1 का वर्ग प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इन्हीं दोनों को लेकर के हम इसको हल करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप F1 या F2 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है ना। तो इसको और एक तरीका और है, द्विघात से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है हमें ये वाला निकालने के लिए, यानी कि अगर हम F1 प्लस F2 निकाल लेते हैं तो दोनों समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर करते हैं। इस चीज को आप नोट में कहीं लिख लीजिएगा, ये ट्रिक है एक तरह से। तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और उसी तरह से F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। अब इसी को कर दो ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों डबल हो जाएंगे, यानी दो कॉमन ले लीजिए, तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है F1 प्लस F2, ये तो मालूम नहीं है तो यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखिए F1 प्लस F2 का स्क्वायर अब प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमें मालूम है कि ये 10 है, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस ये 10 का स्क्वायर, यानी ये 100 हो जाएगा। और ये हमें मालूम है कि कितना है 2500 है, कितना है 2500। तो ये कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, 25 दूना 50, यानी कि 5000 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा F1 प्लस F2, 5000 में से अगर 100 घटाएंगे तो ये 4900 हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर है। अब दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो F1 प्लस F2 हो जाएगा, और 49 का 7 यानी 70 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा समीकरण हमको मिल गया F1 प्लस F2 70, ये तीसरा मान लीजिए इक्वेशन। अब इसको आप आसानी से हल करके F1 F2 निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज एक ट्रिक थी यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो ये 2F1 हो जाएगा, और ये जुड़ के 80 हो जाएगा, तो F1 हो गया 40 न्यूटन। ठीक है ना। तो F1 40 हो जाएगा, तो ये 40 है और इसमें से 10 घटाएंगे तो 30 न्यूटन हो जाएगा, यानी F2 क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है ना। तो F2 क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी थी, और दो कंडीशन लगा करके हमने दो इक्वेशन बनाया सिंपल, और दोनों इक्वेशन की सहायता से हमने इस सवाल को हल कर दिया। ठीक है ना। चलिए एक सवाल है जिसको आप मैं दे रहा हूँ, आप जो है प्रैक्टिस करिएगा उसको।
ठीक है ना, ये होमवर्क के टाइप में है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा सवाल है। एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि एक बॉडी पे 4 फोर्स इस प्रकार लग रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एक बॉडी है जिसपे 4 फोर्स लग रहे हैं। ये फिगर से दिख रहा है कि एक बॉडी पे 4 फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इन चारों फोर्स के अंतर्गत इन इक्विलिब्रियम में यानी कि संतुलन में है। तो यहाँ पे आपको F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। और एक चीज सुविधा के लिए दे दिया कि √3 की वैल्यू आप 1.7 लेंगे। √3 की वैल्यू आप कितना लेंगे? 1.7 लेंगे अगर कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। तो F1 ये है, F2 ये है, F3 10 न्यूटन है, F4 15 न्यूटन है। ये x एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ये F2 जो y डिग्री से 30 डिग्री पर, F4 y से 30 डिग्री पे, तो 37 हो जाएगा। और एक फोर्स पूरी तरह से y डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करिएगा, नेट फोर्स 0 दिखाइएगा यानी रिजल्टेंट 0, यानी उसके कंपोनेंट Rx = 0, Ry 0। तो सारे फोर्स का x कंपोनेंट निकाल के 0 के बराबर दिखा दीजिएगा और सारे फोर्सों का y कंपोनेंट निकाल करके 0 दिखा दीजिएगा। उसमें आप F1 F2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आज का वीडियो हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।